जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सोशल साइंस समाजशास्त्र। ठीक है, पेपर का नाम है दोस्तों समाजशास्त्र में क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण नोट्स के साथ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, नोट्स भी दिया गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। ठीक है, क्लास 4 है, इसके पहले जो क्लास हुआ है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें पूरी वीडियो रहेगी। ठीक है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिए, उसमें आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है उसका मैं यूपीएस आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ओनली सब्जेक्टिव टाइप मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं सब्जेक्टिव टाइप करा दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किसने कहा है कि इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है? तो यह दोस्तों किसने कहा है? तो वी पैरेटो ने कहा है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर सी है। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट्स को पढ़ेंगे। इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है कथन का श्रेय इतालवी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो को दिया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस पॉइंट को। पेरेटो का मानना था कि इतिहास शासक अभिजात वर्ग और जनता के बीच निरंतर संघर्ष की विशेषता है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा है दोस्तों, द माइल्ड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिए, जो आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, उसमें 65 का हमें करने रहेंगे। लेकिन याद रखिए 65 में दोस्तों कम से कम आपके जो बुक है और आथर है, इससे कम 3 से 6 प्रश्न के बीच में आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 75 नंबर के प्रश्न में 3 से 6 प्रश्न के बीच में केवल पुस्तक का पूछेगा। ठीक है, 3 से ऊपर ही रहता है, ये मुझे पता है। ठीक है, इतना रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दूसरा है दोस्तों, द माइल्ड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है दोस्तों पेरेटो ने। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक सन 1916 में इतालवी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछेगा कि द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक कब लिखी गई या कब प्रकाशित हुई, तो 1916 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा है दोस्तों, धार्मिक स्तर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है। ठीक है, इस स्तर पर वैज्ञानिकों का प्रभुत्व रहता है। याद रखिए, जो निगेटिव क्वेश्चंस है, निगेटिव क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चंस को याद रखिएगा। क्या कहा है? धार्मिक स्तर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है। इस स्तर पर वैज्ञानिकों का प्रभुत्व रहता है, बाकी ये सब सही है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, यह मानव ज्ञान के विकास का प्रथम चरण है, धार्मिक। ठीक है, यह किसी भी मानव समाज के विकास का प्रथम स्तर होता है, धर्म। ठीक है, यह प्रत्येक घटना को अलौकिक प्राणियों द्वारा उत्पन्न मानता है, यह भी धर्म का स्तर है। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा, और जो नेगेटिव है इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा है, पेरेटो ने शेर और लोमड़ी की अवधारणा लिया है मैकियावेली से, प्लेटो से, बेकन से या मुसोलिनी से? तो दोस्तों पेरेटो ने शेर और लोमड़ी की अवधारणा मैकियावेली से लिया है। चौथे का ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। कुलीन सिद्धांत का जनक कौन है? ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कुलीन सिद्धांत का जनक कौन है, तो रॉबर्ट मिशेल्स हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको ऑप्शंस में करके दे देगा ए बी सी डी। ठीक है, इसलिए मैंने इसे प्रश्न और उत्तर के रूप में लिख दिया है, ताकि आपको इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कुलीन सिद्धांत का जनक रॉबर्ट मिशेल्स को माना जाता है। ठीक है, अभिजात वर्ग के सिद्धांतकार कौन है? अभिजात वर्ग के सिद्धांतकार कौन है दोस्तों? तो अभिजात सिद्धांत के समर्थक हैं इटली के विल्फ्रेडो पेरेटो और गेटानो मोस्का, जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स और अमेरिकी समाजशास्त्री, ठीक है, राइट मिल्स। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा दोस्तों, पढ़ते रहिएगा आप बाद में। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ऐतिहासिकवाद से संबंधित है? कार्ल पॉपर,
या फिर कार्ल मानहीम, कार्ल मार्क्स या उपरोक्त सभी? कौन ऐतिहासिकवाद से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों जो कार्ल मानहीम है, ठीक है, ये ऐतिहासिकवाद से संबंधित है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन, सुमेलित वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, ठीक है। प्रतिमान चर पार्सन्स से क्या संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है दोस्तों। सामाजिक क्रिया वेबर से संबंधित है। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत ये आर के मार्टन जी से संबंधित है, ठीक है, ये भी संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी संबंधित नहीं है। अतिरिक्त मूल्य पैरेटो से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा एक्सप्लेन को। जो प्रतिमान चर पार्सन से संबंधित है, सामाजिक क्रिया वेबर से, और मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत आर के मार्टन जी से। और डी वाला ऑप्शन जो गलत था उसको भी मैंने लिखा है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसमें जो ए वाला ऑप्शन था, समाजशास्त्री सिद्धांतकार टैलकार्ट पार्सन्स ने अपनी किताब टूवर्ड जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन में प्रतिमान चर की अवधारणा दी है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने ऊपर पढ़ाया है ना आपको कि जो सिद्धांतकार टैलकार्ट पार्सन्स है दोस्तों, प्रतिमान चर उनसे संबंधित है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टैलकार्ट पार्सन्स का जो पुस्तक है वो कौन सा है? टूवर्ड जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? ये टैलकार्ट पार्सन्स की है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगला देखेंगे बी वाला क्या था, समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को वेबेरियन सामाजिक क्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। मैक्स वेबर के मुताबिक सामाजिक क्रिया का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह की वह अर्थपूर्ण क्रिया जो वह किसी अन्य व्यक्ति या समूह की क्रिया को ध्यान में रखता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में था ये उसका एक्सप्लेन है। ऑप्शन नंबर सी में जो था मैंने उसका भी एक्सप्लेन किया दोस्तों। रॉबर्ट के मार्टन ने 1940 के दशक के आखिर में समाजशास्त्र में मध्य श्रेणी सिद्धांत विकसित किया था, ठीक है। वहाँ पर आपको दिया था कि मध्य श्रेणी का सिद्धांत आर के मार्टन आगे लिखा था, तो मैंने बताया दोस्तों, ठीक है, ये आर के मार्टन से संबंधित है मध्य श्रेणी सिद्धांत, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह सिद्धांत और अनुभवजन्य अनुसंधान को एकीकृत करने का एक दृष्टिकोण है, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। यह वर्तमान में समाजशास्त्री सिद्धांत निर्माण के लिए प्रमुख दृष्टिकोण है। मैंने डी वाला भी दोस्तों आपसे यहाँ एक्सप्लेन किया है। पैरेटो सिद्धांत इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो के नाम पर रखा गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 पूछा है दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, प्रौद्योगिकी प्रविधियां शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में प्रौद्योगिकी प्रविधियां शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी साधन संपन्न, साधन विहीन और वर्ग संघर्ष, ये तीनों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, और इस प्रौद्योगिकी प्रविधियां शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स के दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है उत्पादन की आदिम प्रणाली, या उत्पादन की एशियाई प्रणाली, या उत्पादन की प्राचीन प्रणाली, या फिर उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली बताया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न नंबर 8 का। दोस्तों नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत कौन से हैं। तो मान लीजिए 3 ऑप्शन दे देगा, जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो कार्ल मार्क्स के जितने भी यहाँ पर 7 सिद्धांत दिए गए हैं, सातों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, क्रांति, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, ठीक है, और
साम्यवाद। ठीक है, ये 7 दिए हैं, 7 सिद्धांत दिए हैं कार्ल मार्क्स ने। इसे नोट्स कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में किस टाइप से पूछ लेगा कि कार्ल मार्क्स का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, निगेटिव पूछ लेगा। अगर आप सातों पढ़े रहेंगे दोस्तों तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरह से इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए उसका। इसमें दूसरा नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन काल में कम से कम 15 रचनाएं प्रकाशित की थीं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसमें कई बहुखंड पुस्तकें, पुस्तिकाएं, लेख और निबंध शामिल थे। कार्ल मार्क्स की कुछ किताबें ये रहीं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है, उसमें पहला है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दूसरा है दास कैपिटल, तीसरा है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, ये 3 जो किताबें हैं ये कार्ल मार्क्स की बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों अगला नोट करिएगा, इसमें दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की सबसे मशहूर किताब है। ठीक है, इस किताब के मूल्य के श्रम सिद्धांत पर चर्चा की गई है। दास कैपिटल 1667 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा 1867 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसका दूसरा और तीसरा खंड क्रमशः 1885 और 1894 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के मरने के बाद दोस्तों दूसरा खंड 1885 में और तीसरा खंड 1894 में प्रकाशित हुआ था। अगला नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। दास कैपिटल पूंजीवाद के विश्लेषण में ऐतिहासिक भौतिकवाद के अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को नियोजित करती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, कार्यकर्ता दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों 1818 में। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों डेट। ठीक है, 5 मई। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 5 मई 1818। 1818 याद हो जाता है दोस्तों, लेकिन 5 मई नहीं याद होता है, तो 5 मई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 मई को याद रखिएगा, 5 मई 1818। ठीक है, उनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को हुई थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का उद्देश्य क्या था, तो कार्ल मार्क्स का उद्देश्य था दोस्तों वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, ये 100% है दोस्तों, ये पूछेगा जरूर। ठीक है, कि कार्ल मार्क्स का जो उद्देश्य था क्या था, तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने युगों में विभाजित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 4 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। अगर पूछ लेगा कि वो जो 4 भागों में विभाजित किया है, उन 4 भागों के नाम क्या हैं, तो दोस्तों अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप एग्जाम में उसका उत्तर दे पाएंगे। तो मैंने लिख दिया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 4 चरणों में बांटा था। कौन कौन से दोस्तों, पहला चरण था प्रारंभिक साम्यवादी चरण। ठीक है, दूसरा चरण था दास प्रथा पर आधारित प्राचीन चरण, तीसरा था दोस्तों सामंतवादी चरण, चौथा था पूंजीवादी चरण। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, इसे शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 5 लोगों के साथ। ठीक है, जितने भी आपके साथ छात्र जुड़े हैं उन सभी को शेयर करिएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी नॉलेजेबल है दोस्तों, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, अगला नोट्स है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मार्क्स ने उत्पादन के मुख्य तरीकों को पहचान की थी। उत्पादन के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं, कार्ल मार्क्स ने पहचानी थी, वो कौन सी तरीके हैं, आदिम साम्यवाद, ठीक है, गुलाम समाज, सामंतवाद और पूंजीवाद और साम्यवाद। इन सभी की ये सब क्या है दोस्तों, उत्पादन की मुख्य तरीके हैं। इन सभी की पहचान किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 इसमें पूछा था दोस्तों, हीगल एक आदर्शवादी थे जबकि कार्ल मार्क्स एक क्या थे। क्या कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे, भौतिकवादी थे, सामाजिक वैज्ञानिक थे या समाज सुधारक थे। तो दोस्तों हीगल एक आदर्शवादी थे, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्न में भी उत्तर छुपे रहते हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों कार्ल मार्क्स क्या थे? भौतिकवादी थे, ठीक है। हेगल एक आदर्शवादी थे, कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा है दोस्तों, किसने कहा है कि वर्गों की समाप्ति ही मानव संघर्ष की समाप्ति है? यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह लेविस कोजर ने कहा था। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। लेविस कोजर अमेरिकी समाजशास्त्री थे, ठीक है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि लेविस कोजर किस देश के समाजशास्त्री थे? तो अमेरिका के, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में सामाजिक परिवर्तन का संघर्षवादी सिद्धांत को पेश किया था। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों लेविस कोजर की रचना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। स्क्रीनशॉट सभी लेकर रखते रहिएगा और आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा है दोस्तों, वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को कहा जाता है। मुझे लगता है ये प्रश्न आएगा 100%, तो इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप। वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे द्वंद्ववाद कहा जाता है, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। किसने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणाओं को विकसित किया है? तो दोस्तों यह कार्ल मार्क्स ने विकसित किया है। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच अंतर किया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया था कि एक सामाजिक समूह तभी पूर्ण रूप से एक वर्ग बनता है जब वह स्वयं के लिए एक वर्ग बन जाता है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए यहाँ निगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी हार्ड लगते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है। अगस्त काम्टे फ्रांस से संबंधित है, ठीक है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। एच स्पेंसर इंग्लैंड से संबंधित है, ये भी सही है। मैक्स वेबर जर्मनी से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। कार्ल मार्क्स अमेरिका से क्या ये संबंधित है? गलत है, ठीक है। जो कार्ल मार्क्स थे दोस्तों ये भी जर्मनी से ही संबंधित थे, ठीक है। तो ये वाला युग्म सही नहीं है। ध्यानपूर्वक अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसके उत्तर भी आप स्वयं ढूंढ सकेंगे, ठीक है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी है। कार्ल मार्क्स अमेरिका से नहीं जर्मनी से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो यह 1848 में प्रकाशित हुआ था। जो सन वाले प्रश्न है दोस्तों ये भी पूछे जाते हैं और काफ़ी हार्ड लगते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े रहेंगे दोस्तों आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से पढ़कर जाइए, ठीक है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहली बार 21 फरवरी 1848 को जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था वह किस भाषा में था? तो जर्मन भाषा में, ठीक है। किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1848 में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी 1848। इसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तैयार किया था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कम्युनिस्ट लीग ने इसे कमीशन किया था। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है, ठीक है। इसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांत की विवेचना की गई है, ठीक है। इस सभी पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों इसमें है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत जाना जाता है। हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे जाना जाता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से, या द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से, या फिर द्वंद्वात्मक यांत्रिकवाद से, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से, ठीक है। अभी आगे मैंने पढ़ाया है दोस्तों आपको कि हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे जाना जाता है? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 इसमें दिया है मार्क्सवाद के अनुसार धर्म जनता के लिए किसके समान है। यानी दोस्तों मार्क्सवाद के अनुसार जो धर्म है वह जनता के लिए किसके समान है, तो अफीम के समान है। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार अफीम के समान है। 17 का ऑप्शन नंबर बी है। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा था। यह वाक्यांश मार्क्स के हेंगेल्स फिलॉसफी ऑफ राइट की आलोचना का परिचय कि धर्म जनता के लिए अफीम है, यह वर्ड हेंगेल्स फिलॉसफी ऑफ राइट की आलोचना का परिचय में मिला है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विहीन समाज का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ग विहीन समाज का उदाहरण कौन है। दास प्रथा है, पूंजीवाद समाज है, या सामंतवादी समाज है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी है, कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़िए आप। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग सामाजिक संस्करण में सबसे निम्न वर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 इसमें पूछा है दोस्तों, किसने कहा है कि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। 19 का ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। वर्ग संघर्ष का दूसरा शब्द क्या है, वर्ग युद्ध है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य दिया गया था। यह वक्तव्य कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक एंगलिस द्वारा, या बी.आई. लेनिन द्वारा, या फिर राल्फ डायरेनड्रॉफ द्वारा। तो दोस्तों श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है, यह किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ लेंगे। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य दिया गया था मजदूर संघ अधिनियम 1926 में। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है। एक लाइक जरूर कीजिएगा। छठे सेमेस्टर के लिए दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, धमाकेदार तैयारी करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सभी स्टूडेंट हमसे बात करते हैं पर्सनली। सभी लोग अपने अपने तर्क रखते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों, किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।